शुरुआत कर रहे हैं हम लोग बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर के लेक्चर नंबर 5 का। ये लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का, ठीक है। इससे पहले जो क्लास हुआ था उसमें हम लोगों ने बात किया था रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो रहता है वो कितने स्टेप में होता है। उसमें सबसे पहले जो स्टेप था डीएनए का क्या करना, पृथक्करण करना, उसके बारे में बात किए थे। डीएनए को जब पृथक्करण कर लिए उसके बाद उसको क्या करना पड़ता है, कट करना पड़ता है, और कट करने के बाद उसको क्या करना पड़ता है, पृथक्कृत। तो उसके लिए हम लोग उपयोग किए थे किसका, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का, उसके बारे में भी डिटेल पढ़ लिए थे। उसके बाद इल्यूशन प्रक्रिया के द्वारा हमको क्या प्राप्त हो जाता था, डीएनए का खंड। उस एक डीएनए का जो खंड रहता था, ध्यान समझना, वो जो एक डीएनए का खंड रहता था उससे मल्टीपल कॉपी बनाना रहता था, क्योंकि ध्यान से समझना जो सैंपल डीएनए है वो यदि नष्ट हो गया आएगा तो इससे पहले जितना भी प्रोसेस किया वो सब क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं। तो सबसे ज्यादा जरूरी चीज रहता है क्या, पीसीआर टेक्निक द्वारा डीएनए का क्या करना, आवर्धन करना। सबसे ज्यादा क्राइम डिपार्टमेंट में इसका उपयोग होता है, जैसे सीआईडी वगैरह देखते होंगे। जैसे कोई जगह में एक छोटे से बाल का टुकड़ा भी मिल जाए या नाखून का टुकड़ा भी मिल जाए ना, तो उसमें भी डीएनए मॉलिक्यूल रहता है। अब वो तो नष्ट हो सकता है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें से डीएनए खंड निकालते हैं, डीएनए खंड निकाल करके पीसीआर मशीन द्वारा उसका क्या कर लेते हैं, आवर्धन। फिर तुम लोग एक वर्ड सुनोगे, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ठीक है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में फिर उस डीएनए सैंपल का यूज किया जाता है, और जो तुम्हारा जो आरोपी रहेगा, ठीक है ना, उसका उस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की मदद से क्या कर लिया जाता है, पहचान कर लिया जाता है। तो पीसीआर मशीन का बहुत ज्यादा यूज होता है, बहुत ज्यादा पुरातत्व विज्ञान वाले लोग यूज करते हैं। मान लो कोई एरिया में फॉसिल मिला तो उसका डीएनए सैंपल मिल गया, तो वो जो डीएनए सैंपल है उसका बहुत ज्यादा आवर्धन करेंगे और उसका फिर स्टडी करते हैं। क्लियर है कि नहीं। तो ये हो जाता है आपका पीसीआर मशीन का महत्व या उपयोग। अब आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, ये जो पीसीआर मशीन द्वारा हमको डीएनए खंड मिला है, उस डीएनए खंड को यदि मैं वाहक के साथ जोड़ा, अब वाहक के रूप में हम लोग किसका उपयोग करते हैं, अधिकतर प्लाज्मिड का। क्लियर है, किसका यूज करते हैं, प्लाज्मिड का। तो प्लाज्मिड के साथ जोड़ेंगे और रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाएंगे। उसके बाद उसका होस्ट में क्या करेंगे, स्थानांतरण। होस्ट में स्थानांतरण करने के बाद उसको पोषक माध्यम में डालेंगे, होस्ट को, ठीक है। होस्ट को भी पोषक माध्यम में चाहिए जिसमें वो क्या कर सके, अपना अच्छा से अच्छा ग्रोथ कर सके। क्लियर है। और सबसे लास्ट में पढ़ेंगे हम लोग डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, ठीक है। अपेक्षाकृत छोटा लेक्चर रहेगा। इसके पहले का जो क्लास हुआ था उसमें मेनली हम लोग कितने स्टेप के बारे में बात कर लिए थे, 3 स्टेप के बारे में। सबसे पहले जो होता था क्या, डीएनए का पृथक्करण, क्या पढ़ लिए थे, डीएनए का पृथक्करण। डीएनए का पृथक्करण के बाद डीएनए को क्या करना, कट करना, डीएनए को काटना, और काटने के बाद क्या करना, पृथक्करण करना, क्या करना, पृथक्करण करना, क्या करना, पृथक्करण करना। किसका उपयोग करते थे हम लोग, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का उपयोग करते थे। याद आया ये सब, ठीक है। अच्छा, पृथक्कृत कर लिए, फिर उसका क्या करते थे, आवर्धन करते थे। डीएनए का क्या करते थे, आवर्धन, ठीक है ना। डीएनए का आवर्धन के लिए किसका यूज किए थे, पीसीआर मशीन का। क्लियर है, ये तीनों टॉपिक हो गया था। चौथा आज टॉपिक है पीसीआर मशीन द्वारा जो प्राप्त डीएनए खंड है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉरेन डीएनए। क्या बोलते हैं, फॉरेन डीएनए, या इसी को क्या बोलते हैं, जीन ऑफ इंटरेस्ट, जीन ऑफ इंटरेस्ट। इसको किसके साथ जोड़ना, वाहक के साथ जोड़ना, वाहक के साथ जोड़ना। तो मैं साथ ही साथ बता देता हूं इसको, वाहक के साथ जोड़ना। जैसे कि वाहक जो रहता है, हम लोग वाहक के रूप में नॉर्मली किसका यूज करते हैं, बोला हूं मैं, प्लाज्मिड का। उस प्लाज्मिड में कौन कौन से गुण होना चाहिए बोला था, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन एरिया होना चाहिए, सिलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए, उसमें एक क्लोनिंग साइट होना चाहिए। क्लियर है कि नहीं। फिर उस वाहक में, ठीक है ना, हम लोग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से क्या करते हैं, कट लगाते हैं। क्या लगाते हैं, कट। और साथ ही साथ जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, इसमें भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से क्या लगाएंगे, कट। यानी कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज दोनों के ऊपर कर सकते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का जब यूज होगा तो ये जो हमारा फॉरेन डीएनए है या वांछित जीन है, फॉरेन डीएनए है या जो हमारा वांछित जीन है, ये फॉरेन डीएनए या वांछित जीन में किसका फॉर्मेशन होगा, स्टिकी एंड का। किसका फॉर्मेशन हो जाता है, स्टिकी एंड का। वैसे ही समझो ये जो तुम्हारा इसमें भी यूज करे होगे तो इसमें भी किसका फॉर्मेशन होगा, स्टिकी एंड का। किसका यूज हो किसका फॉर्मेशन होगा, स्टिकी एंड का। इसमें भी स्टिकी एंड बना, इसमें स्टिकी एंड बना, तो ये जाकर के इसमें आकर के क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, और हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या मिल जाएगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और इसका पूरा गुण पढ़ाया था मैं तुम लोगों को, ठीक है, कि किस प्रकार से रिकॉम्बिनेंट डीएनए को नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए से अलग करते हैं। फिर अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनेगा और एक प्रोबेबिलिटी क्या हो सकता है, नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए बने। मतलब ये ऐसा फिर से तो जुड़ सकता है ना, क्लियर है कि नहीं। तो या तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन सकता है या तो
नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन सकता है। लेकिन हमारा अध्ययन किसके ऊपर चल रहा है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। क्लियर है? यहां तक समझ आया कि नहीं? अब ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना हुआ है, जो कि बाहरी जीन को या हमारा जो वांछित जीन है, जीन ऑफ इंटरेस्ट है, उसको धारण किया हुआ है, इसका किसमें स्थानांतरण होगा? होस्ट में। तो नेक्स्ट जो प्रोसीजर है, चौथा हो गया ना, पांचवा प्रोसीजर है आपका, ठीक है, वेक्टर का, या वेक्टर नहीं बोलेंगे, अब क्या बोलेंगे? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या बोलेंगे? रिकॉम्बिनेंट डीएनए का पोषक में, पोषक को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? होस्ट में स्थानांतरण, स्थानांतरण। और इस प्रोसीजर को क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन। और मैं बताया था पोषक में स्थानांतरण का कितना विधि? 3 विधि। कितना विधि पढ़े हो? 3 विधि। पिछले क्लास में पढ़े थे ना, पोषक में स्थानांतरण के कितने विधि? 3 विधि। सबसे पहला कौन सा मेथड होता था? केमिकल मेथड। दूसरा कौन सा मेथड? माइक्रो इंजेक्शन मेथड। और तीसरा क्या होता था? बायोलिस्टिक गन या जीन गन। बायोलिस्टिक गन, या इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? जीन गन। ठीक है ना? केमिकल मेथड में क्या होता था? हीट शॉक ट्रीटमेंट देते थे। क्या देते थे? हीट शॉक ट्रीटमेंट। हीट शॉक ट्रीटमेंट में क्या होता है? ठीक है, जो हमारा होस्ट सेल रहता था, इस होस्ट सेल के साथ ध्यान से समझने का कोशिश करना, इस होस्ट सेल और बाहर में हमारा क्या है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए है। तो इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए में कौन सा आयन जोड़ देते थे? कैल्शियम 2+ आयन। और इसके पास कौन सा चार्ज है? माइनस चार्ज। ये कौन सा चार्ज? प्लस चार्ज। माइनस चार्ज और प्लस चार्ज हो गया। अब इसके बाद इसको हम लोग एक बार किस में रखते थे? बर्फ में रखते थे। किस में रखते थे? बर्फ में। फिर एक बार कितने डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर रखते थे? 42 डिग्री सेंटीग्रेड पर। क्लियर है ना? ऐसा बार बार करते थे तो ये जो कैल्शियम आयन और ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए आपस में जुड़ जाता था और इसके सतह पर क्या उत्पन्न हो जाता था? पोर, जिसके कारण ध्यान से समझना, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए इसके अंदर क्या कर लेता था? प्रवेश कर लेता था। ये कौन सा मेथड है? केमिकल मेथड। क्लियर है कि नहीं? और किसके उपस्थिति में होता था? पॉलीएथिलीन ग्लाइकोल की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? पॉलीएथिलीन ग्लाइकोल की उपस्थिति में। ये पढ़े थे। उसके बाद दूसरा है क्या? माइक्रो इंजेक्शन। मान लो हमारा कोई होस्ट सेल है, तो इस होस्ट सेल के अंदर इंजेक्शन की मदद से, किसकी मदद से? इंजेक्शन की मदद से यदि रिकॉम्बिनेंट डीएनए को क्या करा जाए? प्रवेश करा जाए, तो इसी को क्या बोलते हैं? माइक्रो इंजेक्शन। माइक्रो इंजेक्शन किसके लिए यूज होता है बोला हूं मैं? एनिमल के लिए। किसके लिए यूज होता है? एनिमल सेल के लिए। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? एनिमल सेल के लिए रिट्रोवायरस का भी यूज होता है, लेकिन वो जीवित कोई जीव है उसके अंदर प्रवेश करा रहे हैं तब। और मान लो इन विट्रो कंडीशन में करा रहे हैं तो किसका यूज करेंगे? माइक्रो इंजेक्शन का। बायोलिस्टिक गन का उपयोग होता है किसमें? प्लांट में। किसमें यूज होता है? प्लांट में। और इसमें टंगस्टन या फिर गोल्ड के जो कण रहते हैं वो डीएनए के ऊपर क्या रहते हैं? आश्रित रहता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए के ऊपर लगे हुए होते हैं। क्लियर है कि नहीं? टंगस्टन या गोल्ड पार्टिकल के ऊपर रिकॉम्बिनेंट डीएनए लगा रहता है। ये कौन सा चार्ज है? प्लस। और डीएनए कौन सा चार्ज है? माइनस। क्लियर है? तो प्लांट सेल में प्रवेश कराते हैं। इसके बारे में डिटेल पढ़ लिए थे। अब होस्ट के अंदर प्रवेश हो गया। किसके अंदर प्रवेश हो गया? आपका होस्ट के अंदर। होस्ट के अंदर प्रवेश होने के बाद, ठीक है ना, लास्ट है ना आपका 5 हो गया ना। छठवां क्या है? बाहरी जीन उत्पाद को प्राप्त करना। बाहरी जीन उत्पाद को प्राप्त करना। उत्पाद को प्राप्त करना मतलब जो जीन ऑफ इंटरेस्ट से जो तुमको चाहिए उस उत्पाद को क्या करना? प्राप्त करना। जैसे इंसुलिन हार्मोन के लिए कर रहे थे ना पूरा कहानी, तो इंसुलिन हार्मोन को आप क्या करना? लास्ट में प्राप्त करना। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? ध्यान समझना, ठीक है। किसका यूज करते हैं? बायोरिएक्टर का। किसका यूज करते हैं? बायोरिएक्टर का। बायोरिएक्टर एक बहुत बड़ा फर्मेंटर होता है। बहुत बड़ा क्या होता है? फर्मेंटर या किण्वक, ठीक है ना। ये जो रहता है बायोरिएक्टर, वो 100 से 1000 लीटर तक का हो सकता है, 1000 के 10,000 लीटर तक का हो सकता है। क्लियर है कि नहीं? यहाँ तक समझ आ रहा है? हम लोग जो जीन उत्पाद, जैसे कि ये कोशिका है, इस कोशिका के अंदर क्या डाल दिए हम लोग? हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डाल दिया, होस्ट के अंदर स्थानांतरित हो गया है। अब ये जो पूरा कोशिका है इसको हम लोग किसके अंदर डालेंगे? बायोरिएक्टर के अंदर। अब बायोरिएक्टर में इसको फुल ऑक्सीजन भी मिलेगा, पीएच मेंटेन भी रहेगा, खाने पीने के लिए ग्लूकोज वगैरह भी मिलेगा। समझ आ रहा है नहीं? हर चीज़ मिलेगा। तो ये क्या करेगा? जनन। तो एक से कितना कोशिका बनेगा? 2। इसका खुद का कहानी है ना, ये ऐसा डुप्लीकेशन करता है, तो ये पूरा डुप्लीकेट हो जाएगा ना, तो इसके अंदर भी ये सब बनते रहेगा। मतलब हमारा जो उत्पाद है, अरे मैं बताया था ना, रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्लाज्मिड का कैपेसिटी होता है क्या करने का? कॉपी करने का,
रेप्लिकेशन करने का, और इसका भी तो कैपेसिटी है ना, ये भी गुणन करेगा, तो इसके अंदर में भी कॉपी हो रहा है तुम्हारा जो उत्पाद जो तुमको चाहिए। और ये मान लो एक के अंदर 2 ठोक बन रहा है, फिर ये एक कितना बनाएगा 2 कॉपी, तो 2 के अंदर कितना बनेगा 4, 4 के अंदर बाद कितना बन सकता है 8, 8 से भी डबल 16। तो ऐसा बायोरिएक्टर के अंदर ये सब प्रोसेस चलते रहता है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, समझ आ रहा है। बायोरिएक्टर को हम लोग ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, पीएच प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, भोज्य पदार्थ प्रोवाइड करते हैं, विटामिन प्रोवाइड करते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये जो सेल हम लोग डालें होस्ट सेल, इसका क्या हो ग्रोथ हो। होस्ट सेल का ग्रोथ होगा तो उसी के अंदर क्या हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा प्रोडक्शन करेगा, और हमको जो बाहरी चीज उत्पाद चाहिए वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा प्राप्त होगा। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। बायोरिएक्टर जो रहता है अधिकतर बेलनाकार के होते हैं। कैसे आकार के होते हैं, बेलनाकार, सिलेंड्रिकल होते हैं। क्लियर ना, ऐसा गोल वाला बायोरिएक्टर ज़्यादा देखोगे ना तुम लोग, टंकी जी बड़ा बड़ा। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, समझ आया। अब ये बायोरिएक्टर का डायग्राम दिया है तुम्हारे में, 2 प्रकार का है, ठीक है ना। एक तो है सिंपल स्टेरेटेड टैंक बायोरिएक्टर और एक है स्पार्जेट स्टेरेटेड टैंक बायोरिएक्टर। इसमें क्या होता है देखो, ये जो बायोरिएक्टर है ध्यान से समझना, ये जो बायोरिएक्टर है इसमें पीएच का मेंटेन हो, ठीक है ना, एसिड बेस का क्या हो कंट्रोल हो, इसके लिए एक पीएच वाला एरिया दिया है। इसके अंदर ध्यान समझना, इसके अंदर क्या भेजा जाता है, भाप भेजा जाता है ताकि स्टरलाइजेशन प्रोसेस हो, संक्रमण मुक्त हो जाए ये बायोरिएक्टर उसके लिए। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पास ये जो तुम्हारा ध्यान समझना ना, क्या लगा है, इम्पेलर लगा है। क्या लगा है, इम्पेलर। इस इम्पेलर में ऐसा चक्री लगा हुआ है, तो ये क्या करता है, जो भी पोषक पदार्थ डाले उसको क्या करते रहेगा, गोल गोल ऐसे घुमाते रहेगा। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। यहाँ पास से शुद्ध वायु प्रवेश कराओगे, ऑक्सीजन भी तो चाहिए ना, जो पोषक पदार्थ, ध्यान समझना, जो होस्ट है जो इसके अंदर क्या कर रहा है, अपना वृद्धि कर रहा है, जनन कर रहा है, उसको भी तो वायु चाहिए, ठीक है ना, तो वायवी कंडीशन वाले के लिए भेजेंगे। अच्छा, यहाँ मान लो झाग बनेगा तो झाग को तोड़ने वाला फोम ब्रेकर चाहिए, और इस मोटर के द्वारा हर चीज़ को क्या करते रहेंगे हम लोग, नियंत्रित करते रहेंगे। ये एक तरीके से ऐसे करके बना होता है ना बायोरिएक्टर। एक बायोरिएक्टर देखो, इसमें क्या है ध्यान से समझना, गैस बनेगा, सेम टू सेम सब चीज़ डालोगे, बस इसमें क्या लगा है, नॉर्मल विलोडक बोलते हैं ना जिसको, नॉर्मल वाला, ये ऐसे गोल गोल क्या होते रहेगा, घूमते रहेगा, और नीचे से भी वायु डालोगे और इसको गोल गोल घुमाते रहोगे, तो ये पानी भी क्या रहेगा थोड़ा सा, यानी कि इसमें अवक्षेप जो रहेगा वो नीचे बैठेगा, क्या नहीं, ऐसा कंडीशन रहेगा। 2 टाइप का रहता है। क्लियर है कि नहीं। आपको पेपर में ये वाला बनाना है बायोरिएक्टर, कौन सा वाला, ये वाला। क्लियर है, यहाँ तक समझ आया कि नहीं। अच्छा, ये जो बायोरिएक्टर रहता है 2 सिद्धांत पर काम करता है। कितने सिद्धांत पर, 2 सिद्धांत पर। कौन कौन सा, चलो बताओ, बताया था मैं। एक तो होता है क्या, एक कौन सा होता है, कंटिन्यूअस वाला होता है, और एक कौन सा होता है जी, बैच फर्मेंटर, बैच फर्मेंटर, ठीक है ना। और ये क्या होता है, कंटिन्यूअस कल्चर। एक तो होता है बायोरिएक्टर बैच फर्मेंटर वाला, और एक होता है कंटिन्यूअस कल्चर वाला। मतलब एक ठोक, ध्यान समझना, ये जो मशीन है बायोरिएक्टर है उसमें एक बार में ही पूरा खाना डाल दिए। मतलब ये जो तुम्हारा, ध्यान से समझने का कोशिश करना ना, जो होस्ट सेल है जिसके अंदर तुम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डाले हो, उसको डाल दिए एक बार जितना था, और उसको खाने वाने का सब दे दिए, इसको बंद कर दिए और सेट कर दिए। क्लियर है कि नहीं। तो इसमें क्या होगा ध्यान समझना, पहले तो लॉग फेज आएगा, फिर लैग फेज आएगा, फिर स्टेशनरी फेज आएगा। लॉग फेज पहले ग्रोथ करेगा, फिर थोड़ा सा स्लो होगा, फिर स्टेशनरी फेज, यानी कि उत्पाद अब बन गया है, अब इसके बाद और बनेगा क्या नहीं। पोषक पदार्थ जब मैं लिमिट मात्रा में डाल रहा हूँ, पोषक पदार्थ जब क्या है, लिमिटेड है। क्लियर है कि नहीं। मेरे को कंटिन्यू जो उत्पाद है वो रोज नहीं चाहिए, हफ्ते में 1 दिन बस बनाना है, ऐसा वाला है। क्लियर है कि नहीं, प्रोडक्शन 1 दिन। तो यहाँ पास देखो कितना फेज आया, लॉग फेज पहले बढ़ा, फिर थोड़ा शांत हुआ, फिर ये क्या हो गया, रुक गया। इसको एस फेज वक्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एस फेज वक्र। बैच फर्मेंटर एस फेज वक्र दिखाता है। मतलब सबसे पहले लॉग फेज, फिर लैग फेज, फिर रुक गया तो स्टेशनरी फेज। क्या, स्टेशनरी। लेकिन कंटिन्यूअस कल्चर है, मतलब ये फर्मेंटर है, ओपन है। मैं इसमें होस्ट एक बार डाल दिया, लगातार उसको खाना देते जा रहा हूँ। और मैं क्या बोला था, जब आहार उपलब्धता क्या हो, असीमित हो। क्या हो, असीमित हो, तो चरघातांक की वृद्धि दर, याद आया, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व बनता है। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व कैसे बनेगा, जेड शेप। कौन सा बनेगा, जेड शेप। यानी कंटिन्यूअस जो कल्चर रहता है, लगातार उसको पोषक माध्यम मिलते रहेगा, तो ये लगातार ग्रोथ करते रहेगा और उत्पाद प्राप्त होते रहेगा। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। तो बायोरिएक्टर कितने प्रकार का हो सकता है, 2 प्रकार का, एक बैच फर्मेंटर और एक कंटिन्यूअस कल्चर वाला। क्लियर है। बैच फर्मेंटर में सीमित मात्रा में उत्पाद मिलेगा, और ये लगातार, मान लो चाहिए मेरे को कोई मेडिसिन है जो एकदम रेगुलर यूज़ का है, जैसे पैरासीटामोल बनाना है, तो वो तो एकदम ज़्यादा रेगुलर यूज़ वाला है। लेकिन कैंसर का दवाई, कुछ लोगों को है कैंसर,
क्लियर है कि नहीं। तो उसका जो दवाई के लिए जो रिएक्टर होगा वो क्या होगा तुम्हारा, थोड़ा सा किस टाइप का होगा, बैच फर्मेंटर टाइप का होगा। क्लियर है। और जिसका डिमांड ज़्यादा रहता है वो कैसा रहता है, कंटिन्यूअस कल्चर वाला। अब हमारे को उत्पाद प्राप्त हो गया, अब हमको उत्पाद क्या हो गया, प्राप्त हो गया। उत्पाद प्राप्त होने के बाद उसका क्या करना रहता है, शोधन करना रहता है, प्यूरिफिकेशन करना रहता है। क्या करना रहता है, प्यूरिफिकेशन करना रहता है। प्यूरिफिकेशन करोगे, प्यूरिफिकेशन करने के बाद उसका क्या करना है, मार्केटिंग करना है। क्या करना है, मार्केटिंग करना है। प्यूरिफिकेशन करे उसके बाद चेकिंग भी तो करना है, उसका टेस्टिंग रही। दवाई बनाया हो तो चेक करोगे, फिर उसका क्या करोगे, टेस्टिंग करोगे। और टेस्ट करने के बाद उसको मार्केट में उतारोगे, और मार्केटिंग करके उसको क्या करना है, सेल करना है। क्या करना है, सेल करना है, बेचना है। तो ये सब जो प्रोसेस है, इन सब प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। अनुप्रवाह संसाधन, अनुप्रवाह संसाधन, या इसी का एक और नाम है अधोगामी प्रक्रिया। क्या बोलते हैं, अधोगामी प्रक्रिया। क्या बोला जाता है, अधोगामी प्रक्रिया। असल में कोई भी फैक्ट्री के कार्य को 3 भागों में डिवाइड करते हैं। कितने भागों में, 3 भागों में। पहला होता है अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग, अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग, जिसमें किसका निर्माण किया जाता है, रिकॉम्बिनेंट का, रिकॉम्बिनेंट का फॉर्मेशन होता है। केवल निर्माण हुआ है ना, उसके बाद उसको पोषक में स्थानांतरित कर डाले, उसके बाद उसको किस में डाले, बायोरिएक्टर में। तो दूसरा फेज कौन सा वाला आता है, बायोरिएक्टर वाला। अब बन गया उत्पाद, उत्पाद बनने के बाद उसका प्यूरिफिकेशन करना है, उसका क्या करना है, मार्केटिंग करना है। तो इन सब को बोला जाता है क्या, आपका डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। तो एक होता है अप स्ट्रीम प्रोसेसिंग जो, और एक होता है क्या, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। पेपर में क्या आएगा, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग क्या है। क्लियर है कि नहीं। तो इस तरीके से आपका ये जो चैप्टर था बायोटेक्नोलॉजी का, ठीक है, पार्ट फर्स्ट बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, इसके बारे में पूरा जितना भी स्टडी था प्रिंसिपल के बारे में पढ़ लिया कि कैसे कैसे होता है। अब जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम लोग बायोटेक्नोलॉजी पार्ट सेकंड बोलते हैं, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी का हम लोग को क्या पढ़ना है, एप्लीकेशन पढ़ना है कि किस प्रकार से खाद्य पदार्थों के उत्पादन के लिए बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है, किस प्रकार से औषधि निर्माण में इसका यूज हो रहा है, जंतुओं के लिए कैसे इसका निर्माण हो रहा है। तो अब जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम लोग मिलेंगे बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन के साथ। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट क्लास में।